गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट किए थे, है ना? तो ठीक है, आज रिलेटिव मोशंस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना? देखो, रिलेटिव मोशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना बाबू, वो बहुत जनरली इजी रहते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझ जाना है ना? और आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से अच्छे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर प्रैक्टिस करो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है। ठीक है, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत डिफिकल्टी पहुंचा सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप का प्रॉब्लम जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं वो होता है आपका कोलिजन प्रॉब्लम। ठीक है, कोलिजन प्रॉब्लम्स बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। कोलिजन प्रॉब्लम आएगा, फिर ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना? तो ये सारे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स के प्रॉब्लम, तो हम लोग हर एक वैरायटी के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे सब पे एक एक क्लास किया जाए। तो कोलिजन प्रॉब्लम से, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपका एक पार्टिकल है या बॉडी है P1, और ये आपका एक पार्टिकल है P2। ये चल रहा है किसी वेलोसिटी, ठीक है, ये चल रहा है किसी वेलोसिटी V1 से, और ये चल रहा है किसी वेलोसिटी V2 से। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ समय के बाद जब इनके मोशन का ये डायरेक्शन है ना, जब इनके मोशन का ये डायरेक्शन है, तो ये सब आगे जाके किसी एक पॉइंट पर मिल जाएंगे या ये कोलाइड कर जाएंगे, है ना? तो आपको यही निकालना होता है कितने समय के बाद कोलाइड करेंगे, और अगर ये कोलाइड नहीं करते हैं तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि पहले ये कब कोलाइड करेंगे, कब कोलाइड नहीं करेंगे। रिलेटिव मोशन का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब कभी भी आपका ए रिलेटिव कांस्टेंट आ जाए या फिर ज़ीरो आ जाए, तो आपका वी रिलेटिव जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना? कि जब कभी भी आपका ए रिलेटिव ज़ीरो या ए रिलेटिव कांस्टेंट आ जाए, तो आपका वी रिलेटिव जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आपका बॉडी अगर रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने रिलेटिव में क्या पढ़ा था, है ना? इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका होता है जब कभी भी तुम देख लो ना कि दो बॉडी तीन बॉडीज एक साथ मोशन में हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से करोगे, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बाबू करोगे तो बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक बॉडी पर जाके बैठ जाएंगे। तो मान लीजिए कि हम इस बॉडी पर बैठ गए, तो जैसे हम इस बॉडी पर बैठ जाएंगे तो ये बॉडी मेरे लिए किस पे आ जाएगा बताओ? रेस्ट पे। और हम क्या करते थे, इस बॉडी का जो भी वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो उसका डायरेक्शन रिवर्स करके हम लोग इसको दे देते थे। तो हम लोग यहाँ पर इसके डायरेक्शन को रिवर्स करके यहाँ पे एक वेक्टर दे देते हैं। ये V1 वेक्टर है तो ये -V1 वेक्टर हो जाएगा, है ना? अब इसका हमको कोई काम नहीं है क्योंकि ये बॉडी मेरे लिए अब रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब ये बॉडी अब इसी जगह पर रुका हुआ है, और ये बॉडी जो है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में चलेगा। तो हम मान लेते हैं ये इसका कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन है ना? ये इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है। रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, या इसी को आप V12 लिख सकते हो, सॉरी V21 लिख सकते हो, है ना? वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, और यही रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी भी है ना? इसका मतलब क्या है कि जब आप बॉडी वन पर बैठ कर बॉडी टू को देखेंगे तो बॉडी टू आपको इस वाले रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव का, है ना? सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक लेवल पे पढ़ा दी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर आप बॉडी वन पर बैठ जाएंगे और वहां से आप बॉडी टू को देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी वन, तो वो आपको इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा।
यही बेसिक फंडामेंटल है, और ये यहीं पर रुका हुआ रहेगा। आपको नहीं लगता कि ये वाला बॉडी इस वाले बॉडी से तब टकराएगा जब ये रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स या टू बॉडीज के बीच में होगा? क्योंकि ये तो यहाँ रुका हुआ है, अगर तुम इसके डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो तुम इससे कभी कोलाइड नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि तुम इस पर बैठ गए तो ये चीज़ तुम्हारे लिए किस में आ गया, रेस्ट में। और जब ये बॉडी इसी जगह पर बैठा हुआ है तो तुमको अगर इससे टकराना है तो तुमको इसी के लाइन के अलोंग जाना पड़ेगा, है ना। अगर तुम किसी दूसरे लाइन के अलोंग जाओगे तो तुम कभी इससे टकरा नहीं पाओगे। यही बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, इसी चीज़ को हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। एक और डायग्राम बना दे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे ऐसा, ठीक है, तो इट्स अ लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी बॉडीज। क्योंकि ये चीज़ रेस्ट पर है और ये चीज़ चल रहा है, तो अगर वो इस लाइन पर चलेगा तभी वो जाकर इस पर इससे क्या कर सकता है। अगर वो इस लाइन पर चल कर जाएगा तभी वो इससे टकरा सकता है। अगर वो इधर जाएगा तो नहीं टकराएगा, इधर जाएगा तो नहीं टकराएगा। तो अगर इसको टकराना है ना, अगर इसको, ऑडियो क्लियर है ना वो, हाँ, अगर इसको टकराना है तो इसको ये लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल्स पे चलना पड़ेगा। इसका मतलब आपके रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। सिर्फ इस कंडीशन में अगर हम बोलें कि इफ वी रिलेटिव इज अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, if v relative is along the line joining particles, then collision will occur. देन कोलिजन विल अकर। और जब ये इससे टकरा जाएगा, जब दो चीज़ें टकरा ही जाएंगी तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी कोलिजन होगा तो डी मिनिमम 0 हो जाएगा। इसको छोड़कर अगर वो किसी भी दूसरे लाइन पर जाता है ना, जैसे अगर वो इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जा रहा है ना, इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, अगर वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं जा रहा, किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो कभी भी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में टकराएगा नहीं। तो उस केस में फिर क्या होगा कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ता है कि ठीक है भाई, ये बॉडी टकरा नहीं रहा, तो हमको बताइए कि ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर कब होंगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पर कब होंगे, इस चीज़ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर देखना चाहते हो तो वो भी एक डायग्राम ले लो। मेरे पास तो चीज़ें आसान हैं, हम आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तुम लोग नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाया करो अब, है ना। इस भरोसे मत रहा करो कि पीडीएफ मिल जाता है तो हमको करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप इस भरोसे हैं तब तो आपका भगवान ही मालिक है। ठीक है, यस दादा। मान लीजिए ये डायरेक्शन हो गया आपका वी रिलेटिव का, है ना। अब ये वी रिलेटिव जो है वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग नहीं है, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको निकालना होगा, है ना। तो आप लिख भी सकते हो कि इफ वी रिलेटिव इज नॉट along the line joining particles, then collision will not occur। ठीक है, तो इस केस में आपको निकालना होगा कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल P1 P2 जो है वो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर कब होंगे। अब ये पार्टिकल P2 तो है, वो तो इसी स्ट्रेट लाइन पर जाता जाएगा, और ये पार्टिकल P1 है। एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना। एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन का बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, जब आप इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या गिरा देंगे, परपेंडिकुलर,
है ना, आप यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा यहाँ पे, इसी को आप बोलते हो मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में जिसमें कोलाइड करेगा तो इस तरीके की केसेस होंगी, और जिसमें कोलिजन नहीं होगा तो आपसे पूछेगा कि आप हमको ये डी मिनिमम निकाल के बता दीजिए कि दो पार्टिकल सबसे नजदीक कब आएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है कोलिजन का। इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ों पे हम लोग अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन चीज़ों को क्वेश्चंस में कैसे लगाना है। ठीक है, चलो। ये मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप का। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ 4L और ये लेंथ 3L दिया है। ठीक है, इसके इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, इसके इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में 3v0 के वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल, और ये पूरा फ्रेम है ना, ये पूरा ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, ये पूरा चल रहा है इस डायरेक्शन में विथ अ वेलोसिटी ऑफ v0। है ना, मतलब ये पूरा जो आपका लाइन है ना, यहाँ पे ये जो पूरा लाइन है, यही चीज मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v0। तो इसके हर एक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं v0। तो क्वेश्चन ये है कि आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ये कितनी होगी ताकि ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर जाकर हिट कर जाए। या मान लो कि यहाँ पर तुमने एक पार्टिकल रखा है, तो तुम वर्टिकल वेलोसिटी को कितना रखोगे ताकि ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को जाकर हिट कर दे या उस पर कोलाइड कर दे। ठीक है, तो तुमको एक कॉन्सेप्ट तो पता है कि भाई ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को तब हिट करेगा जब रिलेटिव वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में होगा। ये लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल है, तो इस डायरेक्शन में आपका वी रिलेटिव होना चाहिए। अगर वी रिलेटिव वेक्टर आपका इस डायरेक्शन के अलोंग है ना, वी रिलेटिव वेक्टर आपका इस डायरेक्शन के अलोंग है, तो वो जाकर इसको हिट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पार्टिकल पे जाके बैठ जाएंगे। अब देखो, जब कभी भी दो पार्टिकल, दो दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक साथ चल रही हो, तो बेटर है कि तुम किसी एक पार्टिकल पर जाकर बैठ जाओ, कम से कम वो तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, और उस रेस्ट पे चीज़ों के लिए तुम फिर इसका मोशन देख लेना। ठीक है, तो अगर तुम इस पर बैठ जाओगे तो ये चीज़ तुम्हारे लिए किस में आ जाएगा, बोलो, रेस्ट में आ जाएगा। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v0 है, तो तुम डायरेक्शन पलट के उसको इस डायरेक्शन में दे दो, तो तुम इस डायरेक्शन में इसको पलट के v0 दे दोगे। तो यानी कि ये जो पार्टिकल है आपका यहाँ पे, इसको हम पार्टिकल कुछ p1 बोले, तो ये पार्टिकल जो p1 है उसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आ जाएगी 2v0, और इधर का तो वेलोसिटी तुमको निकालना ही है। 3v0 इधर, v0 पीछे, तो 2v0। इसका मतलब ये पार्टिकल अब रुक गया, अब ये पार्टिकल इस जगह पे मूव, ये पार्टिकल इस जगह से मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे है। अब इसको इस लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल पर जाना होगा, तभी जाकर वो उससे क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर होगा, है ना, ये वी रिलेटिव है या वी रिजल्टेंट है इन दोनों का, है ना, वो इसी एंगल पर होना चाहिए। अगर तुम इस देखो यहाँ से, तो तुम tan थीटा को 3L डिवाइडेड बाई 4L लिख सकते हो, तो LL कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। है ना, तो इसी एंगल पर तो वी रिलेटिव भी होना चाहिए, तो यही एंगल आपका थीटा ये भी होगा, क्योंकि कोलाइड करना है। तो आप यहाँ से tan थीटा अगर लिखोगे, तो आपको ये वर्टिकल वेलोसिटी v जो निकालना है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2v0 मिलेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे v डिवाइडेड बाई 2v0 विल बी इक्वल टू 3/4, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से v आ जाएगा 3v0/2 मीटर पर सेकेंड। आंसर मतलब ये वर्टिकल वेलोसिटी अगर 3v0/2 होगी, तब ये पार्टिकल इस पार्टिकल से जाकर हिट कर जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना। तुम करने के लिए तो तुम और भी कर सकते थे। याद करो, कोलिजन के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि लोकेशन और समय हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तुम उस कॉन्सेप्ट से भी बनाओगे तो चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन वो इतनी ईजी नहीं रहेंगी। ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई झंझट, सारी चीज़ें सिंपल है। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कभी भी
कोई चीज किसी चीज से टकराएगा तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स होना चाहिए, है ना। तो उससे आपको ट्राइंगल्स वगैरह मिलेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज करोगे, हर बार आपका आंसर आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं ट्राइंगल लॉ से बनाने के लिए, है ना। ट्राइंगल्स वगैरह आ जाएंगे, आप आराम से बना पाओगे। और भी तरीके हो सकते हैं बनाने में, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है जिससे आप इन तरीके के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट है बाबू, है ना, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि कब कोलिजन होगा और कब कोलिजन नहीं होगा। इस केस में आपका डी मिन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो डी मिन ज़ीरो नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आप पॉइंट से ऐसे स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा देना। ठीक है, करते हैं इस टाइप का भी प्रॉब्लम करते हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बोलो, क्लियर है? ओके। एक पार्टिकल यहाँ ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ ले लेते हैं। ये पार्टिकल नीचे आ रहा है विथ अ वेलोसिटी से v2। ये पार्टिकल p2 है, ये पार्टिकल p1 है, और ये इधर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v1। ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस कुछ L2 है और ये वाला डिस्टेंस कुछ L1 है। ठीक है, एक इंस्टेंट का फोटो खींचा हुआ है जहाँ पर एक पार्टिकल P2 इस वर्टिकल लाइन पर है, वो डाउनवर्ड आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2, और उस समय उसका लेंथ L2 है, मतलब वो ओरिजिन से L2 डिस्टेंस पे है। और उसी समय यहाँ पर एक पार्टिकल P1 है जो लेफ्ट आ रहा है विद अ वेलोसिटी v1, और उसका जो लेंथ है ओरिजिन से या डिस्टेंस है ओरिजिन से वो L1 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर कब आएंगे, है ना, कब ये पार्टिकल एक दूसरे से सबसे मिनिमम दूर पर होंगे। तो हमेशा देखो यहाँ फिर दो बॉडी मोशन में आ गया, है ना। तो एनालिसिस करने के लिए आप हमेशा किसी एक पार्टिकल पर बैठ जाओ। तो मान लो बाबू कि हम इस पार्टिकल पर बैठ गए, जैसे ही हम इस पार्टिकल पर बैठेंगे ये पार्टिकल मेरे रेस्ट पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बैठ के इस पार्टिकल को देखेंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम कैसे, कितने वेलोसिटी से ये जाता हुआ दिखेगा, ये v2 नीचे है, हम इसके डायरेक्शन को पलट करके इसको v2 ये दे देंगे, दिस विल बी योर माइनस v2 वेक्टर, है ना। हम हमेशा क्या बताएं, रिलेटिव वेलोसिटी में आप जिस बॉडी पर बैठ गए उस बॉडी का मोशन का जो भी पैरामीटर हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डायरेक्शन को रिवर्स करके दूसरे पार्टिकल को दे रखना है। बोलो, क्लियर है? चलो, तो यानी कि अब इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, ये चीज तो खत्म हो गया, ये रेस्ट पर आ गया। अब ये पार्टिकल इस जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो किसी डायरेक्शन पे आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये इन लोग का वी रिलेटिव है, वी रिलेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये एंगल को अगर हम थीटा माने तो ये वाला एंगल मेरे लिए अल्फा हो सकता है। ठीक है, अच्छा हम तुमसे यहाँ पर अगर पूछ लें कि बताओ कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा, अगर तुमसे ये क्वेश्चन भी इसमें पूछते कि ठीक है मिनिमम डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन हमको वो कंडीशन बता दो कि जब ये दोनों कोलाइड करते हैं, आपको नहीं लगता है कि कोलिजन के लिए ये जो येलो वाला डॉटेड लाइन है ये वी रिलेटिव का लाइन है, और ये जो ग्रीन वाला डॉटेड लाइन है ये ज्वाइनिंग दी पार्टिकल्स है। अगर ये वी रिलेटिव इस ग्रीन वाले डॉटेड लाइन के अलोंग होता या लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल्स के अलोंग होता तो कोलिजन हो जाता, अभी पीछे पढ़कर आए थे। उस केस में अगर वी रिलेटिव इस ग्रीन वाले डॉटेड लाइन के अलोंग होता तो आपको नहीं लगता कि अल्फा और थीटा सेम हो जाते? बिल्कुल सही, अल्फा और थीटा सेम हो जाते तो हम इस ट्रायंगल से टैन अल्फा और टैन थीटा को भी सेम कर सकते थे। टैन थीटा तो इस ट्रायंगल से L2/L1 के बराबर हो सकता है।
है ना। और tan अल्फा कैसे निकालोगे? सिंपल है बाबू, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है, दिस इज योर V2, ये V1 है, और यहाँ पे इनका ये रिजल्टेंट है ऐसा, ये आपका रिजल्टेंट है या V रिलेटिव है, और ये एंगल अल्फा है। तो यहाँ से tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? V2/V1 के बराबर, V2/V1 के बराबर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि V2/L2 विल शुड बी इज इक्वल टू V1/L1। जो भी ऑप्शन में रहे, ये ऑप्शन में रहे या ये ऑप्शन में रहे, कोई भी रहे, आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका कंडीशन फॉर कोलिजन हो जाएगा। कंडीशन फॉर कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। एक ही लाइन का तो कॉन्सेप्ट है बाबू, जो हर क्वेश्चन में हम लगाएंगे। ठीक है, अगर कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल के अलोंग हुआ तो कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। और जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, डी मीन निकाल लेंगे हम, है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछ ही लेता कि बताइए इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के कोलाइड करने का कंडीशन क्या होता है, तो उनके वेलोसिटी का रेशियो और ये लेंथ का रेशियो अगर इक्वल हो जाता तो ये कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, उस केस में ये अल्फा और थीटा सेम होता, क्योंकि ये रिलेटिव इसी ग्रीन वाले लाइन ज्वाइनिंग पर जाता। चलो, तो ये तो निकल गया आपका। अब मेरा काम है, हमको डी मिनिमम निकालना है। तो डी मिनिमम कैसे निकाला जाएगा भाई? डी मिनिमम निकालने के लिए अभी आपको हम बताए थे कि आप एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तब निकाल सकते हैं जब आप इस पर क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर निकल गया। अच्छा, ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस L2 है, तो ये डिस्टेंस तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा है और ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है दिस विल बी अल्फा माइनस थीटा, ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी मिन है, ये डिस्टेंस डी मिन है। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें आपको एक एंगल की वैल्यू मिल सकती है और आपको एक डिस्टेंस भी पता है, तो आप यहाँ से डी मिन तो आराम से निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लो, साइन अल्फा माइनस थीटा लो, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप यहाँ से साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा करोगे तो ये डी मिन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर है। तो यहाँ से डी मिनिमम विल बी अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा माइनस थीटा है, तो आपके पास ट्राइंगल्स तो हैं अल्फा और थीटा के, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो इधर साइन अल्फा माइनस थीटा, ये साइन A माइनस बी है, इसको हम साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन अल्फा और एक काम करो, इस ट्रायंगल से तुम चीज़ें निकाल सकते हो। देखो तुमको किसके किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइन थीटा कितना होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा L2/A और कॉस थीटा हो जाएगा L1/A। ठीक है, और साइन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा, साइन, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है आपस में, तो इनका ये जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो साइन अल्फा विल बी V2 बाई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और कॉस थीटा हो जाएगा L1, कॉस थीटा विल बी L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, माइनस कॉस अल्फा क्या होगा, यहाँ से कॉस अल्फा विल बी V1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और साइन थीटा हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये पूरा चीज़ करो, इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो सेम ही आएगा, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर
इंटू अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा V2L1 माइनस V1L2, और ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डी मिनिमम के लिए रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू ये पूरा चीज़ V2L1 माइनस V1L2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये कट जाएगा, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा V2L1 माइनस V1L2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहाँ मॉड ले लेना बाबू, है ना, क्योंकि तुमको पता तो नहीं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये बेसिकली ये लेंथ है ना, ये लेंथ किसी भी चीज़ का नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, है ना, लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो हम इसलिए मॉड लगा दिए, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है ना। देखो क्वेश्चन कितने आसान है ना, बस तुमको कुछ नहीं करना बाबू, छोटे मोटे ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसी ट्रायंगल में एकदम 9th 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा की वैल्यू, कभी कॉस थीटा की वैल्यू, कभी टैन थीटा की वैल्यू, इनसे आप करके आराम से निकाल सकते हो। देख लो अच्छे से, मैंने ये भी बता दिया कि कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताइए ये दो पार्टिकल का मोशन इस तरीके से है, क्या ये पार्टिकल कोलाइड करेंगे, अगर कोलाइड करेंगे तो बताइए किस कंडीशन पर कोलाइड करेंगे, तो आप ये भी एक अपना ऑप्शंस मतलब चेक कर सकते हो। और अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो मिनिमम डिस्टेंस का भी यही कॉन्सेप्ट है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो 5 मिनट पहले मैंने आपको यहाँ पर सिखाई हैं, देख लो, ठीक है। देख लो बाबू अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कोई अगले क्वेश्चंस पर। सब क्वेश्चन में बाबू यही कॉन्सेप्ट लगना है, इसलिए टेंशन और हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, आराम से देखते रहो, सीखते रहो। ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे साई राम। तुम ही तो बिगड़े सवारत का, ओम साई राम, ओम साई राम। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम तुमको और देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। ये दो इन ये एक थीटा है, यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है और एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको आप पार्टिकल P2 बोल सकते हो, इसको आप पार्टिकल P1 बोल सकते हो। ये इस डायरेक्शन में बाबू जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो हम फिर तुमसे जानना चाह रहे हैं कि हमको मिनिमम डिस्टेंस बताओ। ये दो पार्टिकल एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। अगर तुम ध्यान से सोचो, है ना, ध्यान से सोचो, तो यहाँ पे चीज़ें बस परपेंडिकुलर थी और यहाँ पर हम आपको किसी थीटा एंगल पर रख दिए। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आएगा जो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बेसिकली बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, स्ट्रेट लाइंस, तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान इसलिए भी थी क्योंकि चीज़ें परपेंडिकुलर थी, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जा रहे थे, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाना आसान था,
है ना। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। सोचो कैसे करोगे। कंडीशन तो बाबू उसी तरीके का कुछ रहेगा कि हम इस पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही हम इस पे जाके बैठ जाएंगे ये मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, और इसका जो भी वेलोसिटी है डायरेक्शन को पलट के हम इसको दे देंगे, जो कि मेरे हिसाब से कुछ ऐसा जाएगा। ये v2 हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा एंगल। और अब हमको इस वेलोसिटी वेक्टर का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो रेस्ट पर आ गया। ये काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ें तो ये आ जाएगा इधर v2 cos थीटा और इधर आ जाएगा v2 sin थीटा। तो यानी पार्टिकल p1 जो है अब उसके पास एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी v2 sin थीटा और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस v2 cos थीटा। और इसका एक रिजल्टेंट यहाँ से पास करेगा बीच से, ऐसा। ठीक है। सोचो कैसे करोगे। अब मैंने तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में भी चीज़ें कर दी, तुम थोड़ा करो, है ना, तुम थोड़ा कोशिश करो, मेरे बना रहने से नहीं होगा। सोचो। तुम एक इस डायरेक्शन में जाओगे तुम कहीं, है ना। ये हो गया तुम्हारा वी रिलेटिव का डायरेक्शन, यही वाला। अगर इस एंगल को हम अल्फ़ा बोले तो ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। अरे यही तो मैंने बनाया है रिजल्टेंट। ये v2 हो गया, ये v1 इधर, ये v2 cos थीटा, तो इधर हो गया v1 माइनस v2 cos थीटा। तो v1 माइनस v2 cos थीटा ये हो गया, और ये एंगल मैंने अल्फ़ा माना तो ये अल्फ़ा है। ठीक है। थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि परपेंडिकुलर कुछ दूसरा है, तो ऐसा कुछ चला गया। ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा ये आपका वी रिलेटिव का डायरेक्शन है। तो फिर वही बात, आपके पास एक पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन है, इनसे बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा, जब आप यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दोगे। यही आपका डी मीन है। अब कैसे निकालोगे डी मीन। पिछले बार जब आप इस तरीके का चीज कंस्ट्रक्ट किए थे बाबू, तो देखो यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल भी पता था और आपको एक साइड का लेंथ भी पता था, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आराम से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जो चाहिए निकाल सकते थे। लेकिन इस बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई एंगल नहीं पता, ना ये एंगल पता है, ना ये एंगल पता है, और ना ही आपको कोई लेंथ पता है। तब कैसे करोगे बताओ। यही मैथ्स आपको थोड़ा सा सीखना है, इसके लिए हम ये क्वेश्चन दिए है ना। पहले बच्चों को ये वाला करा देते हैं ताकि उनको राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख जाए, और जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें ना आए, आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की चीज़ें नहीं पता हो, तब आप ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे। एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप पढ़े होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance of a straight line from a point। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपका किसी पॉइंट x1 y1 से आपको इस पे परपेंडिकुलर गिराकर और उसका लेंथ चाहिए परपेंडिकुलर का, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और आपको उस परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस एक्स वाई के जगह ये वैल्यूज पुट कर देने हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइडेड बाई एक्स का कोएफिशिएंट ए है और वाई का कोएफिशिएंट बी है,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं वो ये कर सकते हैं। और कोई बच्चे नीट वाले भी हैं, वो मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे, तो भी बाबू ये छोटा सा चीज़ आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी है। आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है और आपको पता है कि आपको इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर गिराना है और आपको उस परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए, कुछ मत करो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो एक्स और वाई वेरिएबल है वहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, और एक्स का कोएफिशिएंट ए है और वाई का कोएफिशिएंट बी है, तो अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। आप इसको एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो। जो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो 11th में जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, उन पे इस फॉर्मूले पे उन्होंने बहुत क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। ठीक है, नहीं भी बनाए होंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक अभी नहीं पहुंचे हो, फिर भी आप आगे मैथ्स में ये चीज़ पढ़ लोगे। और नीट वाले स्टूडेंट जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे, वो एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो सोचो कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लें, है ना, और मेरे पास ये पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए हमको, तो हम आराम से इस फॉर्मूले से हम ये डी मीन निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बेसिक मैथ्स में मैंने निकालना सिखाया है, कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो? आप स्ट्रेट लाइन के लिए लिख सकते हो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या आप इस चीज़ को स्लोप भी बोल सकते हो। तो ये y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप के बराबर है। बताओ इसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा, है ना, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। तो अगर ये अल्फा है, तो मेरे हिसाब से ये एंगल पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो स्लोप जो है वो हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू निकल गई, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे y1 x1 जो है वो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम आराम से L1 कॉमा 0 लिख सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट L1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो y माइनस 0 बाई एक्स माइनस L1 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस अल्फा। और वो tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस L1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा। तो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा इंटू एक्स माइनस L1। तो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स tan अल्फा प्लस L1 इंटू tan अल्फा। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, ये आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको इधर ले आ सकते हो, ये हो जाएगा एक्स tan अल्फा प्लस वाई माइनस L1 इंटू टैन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, है ना। ये जो वी रिलेटिव वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट पी से इस पर क्या गिरा दोगे, परपेंडिकुलर, और आपको ये लेंथ चाहिए। अभी हम आपको ये चीज़ सिखाए, बस हमको बताओ कि इस पॉइंट P2 का पहले कोऑर्डिनेट निकालो, अपने इक्वेशन में पुट करो और अपना आंसर निकालो। बताओ इस P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कमेंट करो जल्दी। इस P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ हमको कितना आएगा। बताओ इस P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा। देखो देखो, ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है। जब कभी भी आपको किसी एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, आप हमेशा बाबू ये काम कर सकते हो।
है ना। तो इसीलिए हम तुमको ये वाला क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि कभी इस तरीके का चीजें सिंपल ना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स वगैरह आए, तो आप इस तरीके का काम आराम से कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र है ये। अपने वी रिलेटिव वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, और ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ निकाल लो। कितना आएगा बाबू? अरे बहुत सिंपल है यार। देखो ये L2 है और ये थीटा है, तो जब तुम इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो x कंपोनेंट L2 cos थीटा आएगा और y कंपोनेंट L2 sin थीटा आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L2 cos थीटा कॉमा L2 sin थीटा। देखो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे एक, तो ये L2 है, ये थीटा है, तो ये L2 cos थीटा लेंथ होगा, ये L2 sin थीटा लेंथ होगा, वही चीज़ होगा कोऑर्डिनेट्स। यानी अब पॉइंट P जो है उसका P2 जो था उसका कोऑर्डिनेट आपका L2 cos थीटा कॉमा L2 sin थीटा आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैंने क्या बताया था, यहाँ एक्स और वाई के जगह वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो। तो एक्स के जगह पुट होगा L2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा L2 cos थीटा इंटू टैन अल्फा, प्लस वाई, वाई के जगह तो एक ही है L2 sin थीटा, माइनस L1 टैन अल्फा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट टैन अल्फा है और y का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा होगा। ये आपका डी मिनिमम है। टैन अल्फा की वैल्यू अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। टैन अल्फा कितना हो जाएगा? टैन अल्फा विल बी V2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 कॉस थीटा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अल्फा, देखो आंसर्स हमेशा जो गिवन पैरामीटर्स क्वेश्चन में होते हैं उनके टर्म्स में निकालना है। ये अल्फा तो आपने अपने मन से माना है, तो ये अल्फा की वैल्यू भी V1 V2 और थीटा के टर्म्स में आ रही है जो क्वेश्चंस में गिवन है। तो वहाँ से टैन अल्फा की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो ना। टैन अल्फा की वैल्यू क्या है? V2 साइन थीटा बाई V1 माइनस V2 कॉस थीटा। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ मॉड लगा देना, जो भी चीज़ है ये आपका डीमिन हो जाएगा। है ना। देखो ये कैलकुलेशन टफ नहीं है बाबू। अगर हम ये सारा चीज़, जैसे देखो हम तुमको बताते हैं, सुनो। अगर हम तुमको ये L1 दे देते 2 मीटर, ये दे देते 3 मीटर, तो और ये एंगल दे देते 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ दे देते, तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो सब मतलब नंबर्स आते, और नंबर्स आते क्या होता है ना, बच्चे जब नंबर्स में कैलकुलेशन करते तो उनको लगता है ईजी है ना। और इस तरीके के वेरिएबल्स L1 L2 V1 V2 में करते रहे, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। आप देखो ना, आप करोगे तो वही। अगर हम फॉर एग्जांपल हम L1 की वैल्यू 2 मीटर दे दें, L2 की वैल्यू 3 मीटर दे दें, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लें, तो ये जो V1 की वैल्यू 10 दे दें, इधर से जो V2 था उसकी वैल्यू भी 10 दे दें, 20 दे दें, तो ये सारा जो वैल्यू है ये परफेक्ट नंबर्स में आएगा। और नंबर्स में आएगा तो आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को। मेथड यही है, तरीका यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला। ये आपको बहुत जगह काम आएगा फिजिक्स में। जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, जब कभी भी आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ चाहिए होगा एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच में, आप आराम से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। आप आराम से यहाँ से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? देख लो अच्छे से देख लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लो, सारा कुछ देख लो।
चलो ट्राई दिस। एक पार्टिकल है यहाँ पे ओरिजिन पे P1, और एक पार्टिकल है यहाँ पे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इस जगह पे है कहीं P2। ये इस डायरेक्शन में बाबू जा रहा है विद अ वेलोसिटी, नहीं 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 ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला वेलोसिटी जो है वो आपका V0 है, और ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो ईटा टाइम्स V0 है, ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये एंगल नहीं पता थीटा, ये थीटा नहीं पता। तो क्वेश्चन में एक सिंपल सा सवाल है कि ये किस एंगल पर जाए ताकि ये जाके इससे टकरा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक पार्टिकल ओरिजिन पर रखा है जिसकी वेलोसिटी ईटा टाइम्स V0 है ना, ईटा नोन है मतलब गिवन है, कांस्टेंट है वो, उसकी वैल्यू लेकिन 1 से बड़ी है, लेकिन वो किस एंगल पर जा रहा है ये नहीं पता। और यहाँ पर एक पार्टिकल है जो वर्टिकल डायरेक्शन में V0 की स्पीड से जा रहा है। कंडीशन ये है या क्वेश्चन में ये निकालना है कि आप इसको कितने एंगल पर ये बॉडी जाए ताकि ये आगे जाके इसको हिट कर दे, है ना, कोलाइड कर दे सीधा, है ना। तो बाबू कोलाइड करना है तो आप तो अब समझ ही गए होंगे आपको, अच्छा कुछ डिस्टेंसेस भी चाहिए होंगे आपको, तो हम दे देते हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है L और L। चलो आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबू, हम इस पे जाके बैठ जाएंगे, हम इस पे जाके बैठ जाएंगे तो ये मेरे लिए किस पे आ जाएगा, रेस्ट। अब इस वाले वेलोसिटी वेक्टर का हमको कोई काम नहीं है। ये वेलोसिटी V0 ऊपर के डायरेक्शन में था तो वही वेलोसिटी हम इसको V0 नीचे के डायरेक्शन में ऐसे दे देंगे, ये V0 दे दिया इसको नीचे, और वो चीज़ अब रेस्ट पे आ गया। अब ये चीज़ जिस जगह से हिलेगा नहीं। अब अगर इस पार्टिकल को इसको जाके हिट करना है तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। बोलो, है ना, ये एंगल थीटा है, लेकिन ये एंगल तो 45 हो जाएगा। अब वो इस एंगल में tan थीटा लगाओगे, ये भी L ये भी L, तो ये 45 है। इसका मतलब इसके रिलेटिव वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये वाले का और ये वाले का। अब हम इसके आगे नहीं बनाएंगे, हम तुमको दे रहे हैं 5 मिनट, तुम इसको बना करके दिखाओ हमको। गला दुख रहा है आज। इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा ईटा V0 कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा ईटा V0 साइन थीटा। तो फिर ये जो पार्टिकल P1 यहाँ बचेगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी दो डायरेक्शंस में ये होगा, ऊपर के डायरेक्शन में और इधर के डायरेक्शन में। इधर के डायरेक्शन में तो बस यही बचेगा ईटा V0 कॉस थीटा, और इधर बचेगा ईटा V0 साइन थीटा माइनस V0, या V0 कॉमन ले लोगे तो ईटा साइन थीटा -1 ये बचेगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका रिलेटिव है। चलो चलो थीटा तो निकालना है। इस वाले फॉर्मूले, इस वाले ट्रायंगल से अगर आप tan 45 लिखो तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा V0 इंटू ईटा नौ ईटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई ईटा V0 कॉस थीटा। तो V0 से V0 कट जाएगा, ये तो 1 ही होता है,
ये हो जाएगा ईटा साइन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई ईटा कॉस थीटा। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ईटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ईटा साइन थीटा माइनस वन। तो बाबू ये हो जाएगा ईटा साइन थीटा माइनस ईटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वन बाई ईटा। इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू वन, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कुछ दिया हुआ है आपको। अरे कैसे कर सकते हो, देखो साइन थीटा को एक्स मान लो, एक ये भी तरीका हो सकता है, तो ये एक्स हो जाएगा। कॉस थीटा को आप अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मान सकते हो। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई ईटा कर लो। अभी आप इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये वन, ऐसा कर लो, इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस वन बाई ईटा, और ये उधर चला जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई ईटा स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई ईटा, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स ईटा प्लस वन बाई ईटा स्क्वायर माइनस वन। इट्स अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, और उस एक्स की वैल्यू को साइन थीटा के बराबर पुट कर देना, तो साइन थीटा निकल जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, करो, अब तुम 11th क्लास में पहुँच गए, इतना मैथ्स तुमको आना चाहिए, सब हम ही नहीं सिखाएंगे। देख लो एक बार अच्छे से, चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक आइडिया है, आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस बहुत इजीली बना पाओगे। नहीं तो क्या होगा ना बाबू, बनाने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। डी मिनिमम निकालने के लिए पहले आपको हमेशा पता, कैलकुलस वाला मेथड अगर आप लगाओगे तो आपको डी मिनिमम निकालने के लिए, जैसे आप डी मिनिमम निकालते हो तो आप वहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप डी मिनिमम का एक डी का एक इक्वेशन लिखोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसको इक्वल टू जीरो करोगे, वहाँ से कंडीशन निकलेगा फॉर डी मिनिमम, फिर तुम उसमें पुट करोगे, फिर बहुत लंबा करने को तो वो भी तरीका किया जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बचेगा, एग्जाम में आपका ज़्यादा समय खाएगा। इस तरीके के अप्रोच से बनाओ, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को ट्रायंगल से बनाने का कोशिश करो, चीज़ें बहुत ईजिली कंफर्टेबली बन जाएंगी। एक बात देख लो अच्छे से, ठीक है, चलो ट्राई दिस। दो शिप्स हैं, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, शिप ए, शिप बी, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है बाबू, वो आपको दिया है क्वेश्चन में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। शिप बी जो है वो इस तरफ सेल कर रहा है विथ अ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और ये जो शिप है ये इसके तरफ सेल कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20, हाँ सही तो लिखा था, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो ये कभी मिलेंगे तो नहीं, जितने समय में ये यहाँ चलेगा उतने समय तो ये बहुत दूर निकल जाएगा, इसका मतलब ये कोलाइड तो नहीं करेंगे। तो आपको फिर निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है, चलो इस बार डी मिनिमम निकालो कि कितना मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों शिप्स के बीच का होगा, और उस मिनिमम डिस्टेंस को अचीव करने में समय कितना लगेगा, टाइम फॉर डी मिनिमम। दोनों चीज़ें कैलकुलेट करो, चलो।
क्या कमेंट है? मज़ा आ गया सर, सब समझ में आ रहा है, बन रहा है। हाँ बनेगा बाबू, क्यों नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन बन जाए इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। कैसे करोगे? मान लेते हैं कि हम शिप बी में जाके बैठ जाते हैं, तो शिप बी मेरे लिए किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे। अब इसकी इस वेलोसिटी का कोई महत्व नहीं है, है ना। अब इसकी वेलोसिटी को हम इस शिप को दे देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को पलट के, तो इधर भी वेलोसिटी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यानी कि अब आप ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसका जो रिलेटिव या रिजल्टेंट आएगा वो तो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा। ये इसका डायरेक्शन हो गया वी रिलेटिव या वी रिजल्टेंट का। और आपको पता है ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये एंगल तो 45 डिग्री ही होगा, है ना। क्लियर है? यानी कि अगर तुम इस शिप में बी में बैठकर इस शिप ए को देखोगे तो तुमको ये शिप इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है। इसका रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हो। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 20√2 किलोमीटर पर आवर। तो तुमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हारे पास पॉइंट है, लाइन है, क्या करोगे? यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दोगे और यही चीज़ आपका डी मेन हो जाएगा। देखो इस बार भी चीज़ें सिंपल हो गई। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, और ये 10 है, ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे? साइन 45 डिग्री विल बी डी मेन डिवाइडेड बाई 10, तो डी मेन विल बी 10 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। कितना आ जाएगा? 5√2 किलोमीटर्स। 5√2 किलोमीटर्स मतलब इस शिप और इस शिप के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 5√2 किलोमीटर्स। ठीक है। टाइम पूछे यहाँ से। अब देखो ये शिप ये तो रुका हुआ है, ये यहाँ पे तब आएगा जब ये शिप यहाँ से चलकर इस जगह पर आएगा। नहीं, ये तो बहुत थोड़ा सा इसको हटाओ, ये आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 20 है ना, दिस इज 20। तो ये शिप जब इस जगह से चलकर इस जगह पर आएगा तभी ना इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? ये डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस हो जाएगा सीधा 10 cos 45। 10 cos 45, या नहीं भी समझ में आता है तो इस ट्रायंगल से cos 45 ले लो। cos 45 डिग्री ले लोगे तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए कुछ सी पॉइंट, तो डिस्टेंस ए सी डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो ए सी भी आपका कितना आ जाएगा? वही 5√2 किलोमीटर्स। साइन 45 cos 45 तो सेम ही होता है। और इसका स्पीड कितना है? इस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 20√2 से, तो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस 5√2 डिवाइडेड बाई स्पीड 20√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये 1/4। 1/4 आवर्स, क्योंकि टाइम किलोमीटर पर आवर में दिया है ना,
तो 1/4 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 15 मिनट्स। तो 15 मिनट के बाद ये वाला जो शिप ए है ये सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और उस समय इस शिप और इस शिप के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इतना होगा, दिस इज डी मिन। और ये आपका निकल गया टाइम, टाइम फॉर मिनिमम डिस्टेंस। देख लो अच्छे से, ठीक है। और भी क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करो, सिर्फ हम जितने कराते हैं उतने मत किया करो, घर पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, घर पर बनाओ क्वेश्चंस, तभी सीखोगे, ठीक है। देख लो देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम्स, रेन मैन प्रॉब्लम्स, रेन मैन प्रॉब्लम, आवाज क्लियर है ना? हेलो 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 हेलो। देखो एक ये भी बहुत सिंपल है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, बस वो दोनों तीनों आपको करा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बारिश का सीजन चल भी रहा है ना। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो बारिश हमको ऊपर से गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हम अगर बारिश को देखें तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब हम मैन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। लेकिन अगर हम रेस्ट पे हैं, अगर हम चल नहीं रहे, इसका मतलब हम रेस्ट पे हैं, और रेस्ट पे रहकर अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिखती है ना। लेकिन अगर हम चलने लगे हैं ना, अगर अगर हम चलने लगे तो यानी उसको आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हो। लेकिन अगर हम चलने लगे, मान लो हम 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ने लगे, और तब हमको बारिश जो है वो किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, किस डायरेक्शन से आता हुआ दिखेगा, वो कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और एक मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये 3 वेलोसिटीज का खेल है, 3 वेलोसिटीज का खेल है, ठीक है। पहला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, फिर तीसरा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 3 वेलोसिटीज है, इन 3 वेलोसिटी से ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, वो 3 साइड्स इन 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसी तरीके से ट्रायंगल से हम अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तो हमेशा स्टेशनरी, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, ये बारिश की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या रेन जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। एक चलते हुए अगर एक आदमी दौड़ रहा है या एक आदमी चल रहा है किसी स्पीड से, उसको बारिश जैसा आता हुआ दिखेगा, है ना, या उसके लिए बारिश जैसे आ रहा होगा, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और ये तो है, ये मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये फिर आप बोल सकते हो कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जमीन के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन
प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वही 3 वेक्टर मैंने लिखा है जहाँ से मैंने रिलेटिव मोशन आपको पढ़ाना चालू किया था। हम आपको बताए थे कि हमेशा 3 वेक्टर्स होंगे, हमेशा क्या होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे, एक रिलेटिव वेक्टर होगा और 2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेक्टर्स होंगे। तो आप इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हो, है ना। पूरे हर क्वेश्चन में हम लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे। अरे यार आपको नहीं सिखाया था, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बस इसी को तो इधर भेज दिया है ना, इसको इधर भेज दिया है, तो ये चीज हो गया, है ना। तो हम लोग एक वेक्टर ट्रायंगल हमेशा कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, और वेक्टर ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे वो इन 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल आपके पास 6 वेरिएबल होंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड और तीनों के डायरेक्शंस, और उसमें से मिनिमम आपको कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, 4 इन्फॉर्मेशन मिनिमम गिवन होना चाहिए। अगर ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है। ये जो चीज़ है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द मैन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द मैन होगा। मतलब मैन खड़ा रहे, मैन चलता रहे, मैन 10 के स्पीड से भागे, मैन 50 के स्पीड से भागे, उससे रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। रेन की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमेशा सेम रहेगा। मैन कितने स्पीड से भी चले, उससे ये वाला जो वेक्टर है ये कभी चेंज नहीं होगा। जो चीज़ चेंज करेगा मैन के मोशन से वो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ मैन के मोशन से अफेक्टेड है ना। दिस इज, क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, सब कुछ समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। दिस इज अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द मैन, मोशन ऑफ द मैन। क्या मतलब है इसका, मतलब एक आदमी अगर पहले 10 के स्पीड से चल रहा था तो रेन उसको हो सकता है 30 डिग्री के एंगल पर आता हुआ दिखे, वो अपना स्पीड बढ़ाकर 40 मीटर पर सेकंड कर ले तो हो सकता है कि रेन उसको अब वर्टिकल आता हुआ दिखे। तो जो चीज मैन के स्पीड के हिसाब से चेंज करेगा वो ये चीज है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है वो मैन के मोशन पे डिपेंडेंट है ना, वो मैन के मोशन पे डिपेंडेंट है। मैन अगर 10 के स्पीड से चल रहा है तो हो सकता है कि उसको रेन 30 डिग्री पर एंगल आता हुआ दिखे। मैन अपना स्पीड बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकंड कर दे तो हो सकता है उसको रेन 60 डिग्री के एंगल पर आता हुआ दिखे। तो यही वाला जो फैक्टर है जो मैन के मोशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला जो रेन की वेलोसिटी है ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और ये मोशन ऑफ द मैन के इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब एक चीज पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला, है ना, पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला, है ना। बारिश हो रहा है और आपको बचना है तो आप अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखोगे, है ना। अम्ब्रेला बाबू हमेशा इस डायरेक्शन में रखा जाता है ना। VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिलेटिव टू मैन, है ना। ये निकाल लो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला को रखोगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे, अपोजिट का यहाँ पे कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, बस कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे आपके पास ये मान लो ऐसा है ना, ये आदमी जो है वो इधर भाग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इसको रेन जो है वो इस एंगल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, रेन इसको ऐसे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सा बात है कि ये अपना छतरी ऐसे रखेगा बचने के लिए, ये इसका अम्ब्रेला है। तो ये भागते हुए आदमी को रेन जिस एंगल पर दिखेगा, दिस इज VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये भागते हुए आदमी को ये बारिश जिस एंगल पर आता हुआ दिखेगा वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होगा, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आदमी के मोशन से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कभी इफेक्ट नहीं होता, वो रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। जो चीज़ आदमी के मोशन से चेंज होगा या मोशन के हिसाब से जो वेलोसिटी दिखेगा रेन का, वो हमेशा रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होगा। तो मान लेते हैं कि रेन इस एक 10 मीटर पर सेकेंड से भागते हुए आदमी को रेन इस तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अगर रेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो तुम छाता तो अपोजिट ही रखोगे ना, तो यहाँ पर अपोजिट का ये मतलब है। बेसिकली अगर तुमको VRM का डायरेक्शन मिल गया तो तुमको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है वो डायरेक्शन भी तुमको पता चल जाएगा।
ठीक है, ये मतलब है इस चीज़ का। अभी बनाते हैं ना, अभी एक दो क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे, आप समझ जाओगे सारा कैसे होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं। बस आपको ये वेक्टर का ये चीज़ याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इन तीन वेक्टर्स में से या इन 6 चीज़ों में से कोई भी 4 चीज़ें आपको गिवन होंगी, तो आप बाकी चीज़ें आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है। जैसे हम तुमको एक छोटा सा समझाते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, ये आदमी अभी रेस्ट पे खड़ा था। क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं? ये आदमी अपना मस्त, हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े हैं तो बारिश इसको ऊपर से दिख रहा है, तो ये अपने छतरी को ऐसे रखेगा, है ना? तो ये अपने छतरी को ऐसे रखेगा। ठीक है, अब ये क्या किया, अब ये आदमी भागने लगा। ठीक है, अब जब ये आदमी भागने लगा, इधर भागने लगा विद स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागने लगा, तो अब इस आदमी के पास मोशन आ गया। ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जब तक आदमी चल नहीं रहा, हमेशा याद रखना बाबू, जब कभी भी कोई चीज़ रेस्ट पे रहता है और रेस्ट पे खड़े होकर आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो आपको हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही नज़र आती है। ये बात हम आपको रिलेटिव मोशन के पहले क्लास से बताते आ रहे हैं। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट या मोशन तब चेंज करता है जब आप भी चल रहे हो और आप चलते चलते किसी दूसरे चीज को देख रहे हो। आप भी रेस्ट पर हो, इसका मतलब आप भी ग्राउंड फ्रेम पर ही हो। हम बताए थे एक जमीन पर खड़े होकर अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। तो अगर आप रेस्ट पे हो और आपके पास बारिश बोल रहा है कि वर्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या रेन की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागने लगा, तो इसको जो रेन है वो इस एंगल पर ऐसे आते हुए दिखने लगा, है ना? इस एंगल का मतलब ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा वर्टिकल से 30 डिग्री पर एंगल आते हुए दिख रहा है। अगर ये भाग रहा है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागने लगा, तो अब इसको ये रेन 30 डिग्री के एंगल पर आता हुआ दिख रहा है, तो इसके मोशन के कारण अब जो रेन दिख रहा है ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और तुमको बचना है तो तुम अपने छतरी को ऐसे रखोगे, है ना? ऐसे रखोगे, ये आपका अम्ब्रेला हो गया। तो यही बात हम आपको बता रहे थे कि इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो तीनों वेक्टर्स मैंने आपको दिखा दिए, तीनों वेक्टर्स मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिए। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि आदमी भी रुका हुआ है। रुके हुए, अगर तुम रुके हो और रुक के तुम चल नहीं रहे हो, तुम रुक कर अगर किसी चीज़ को देख रहे हो, तो आपको हमेशा बाबू उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही नजर आएगी। तुम चलने लगे और तब तुम उस रेन को देख रहे हो, तो हम ये रेन की वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, है ना? एक बार आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। थ्योरी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थ्योरी में बाबू इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से देख लो एक बार इसको बस। हमेशा बाबू याद रखना कि जब आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होंगे वो इन 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते होंगे। जहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा या रेन की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। 2-3 क्वेश्चन बना लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के लिए बाबू, आप इनको आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के टर्म्स में भी कर सकते हो, है ना? लेकिन हम हमेशा वेलोसिटी ट्रायंगल से बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगा।
और वो आपको आना भी चाहिए। वेक्टर आप पढ़ चुके हैं तो आपको ट्रायंगल वैंगल तो बनाना आना ही चाहिए। देखो पहले तुम अच्छे से इन चीज़ों को देख लो, तुमको कोई डाउट वाउट है तो तुम अच्छे से कर लो, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो। इसी टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल वाला, तुमको पहले चीज़ें ठीक रहेंगी। ये आदमी, है ना, ये इसका अम्ब्रेला है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, ये आदमी पहले मस्त रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे खड़ा है। अगर हम खड़े हैं तो हमको बारिश ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है ना, मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। डायरेक्शन भी पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी मैग्नीट्यूड को कुछ वी नॉट मान लेते हैं कि वी नॉट के वेलोसिटी से बारिश ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो देखो तुमको 6 चीज़ों में से 2 चीज़ें पता चल गई। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड पता चल गया वी नॉट, और उसका डायरेक्शन भी पता चल गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये जो आदमी है, ठीक है, ये इधर भागने लगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 v0। ये 3 v0 के उससे भागने लगा, तो अब अपना ये छतरी ऐसे रखा है, क्योंकि इसको बारिश जो है वो, बारिश जो है वो ऐसे आता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, सही समय पे हम लोग रेन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं मानसून के सीजन में, है ना। आज के बाद जब आप बारिश में जाइए तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। तो हम मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है ना, ये थीटा एंगल से ऐसे आ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है जो भी है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। ठीक है, और ये 3 v0 जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो देखो तुमको 2 चीजें यहाँ से पता चल गई, 2 चीजें यहाँ से पता चल गई, डायरेक्शन राइटवर्ड है वेलोसिटी का, और मैग्नीट्यूड 3 v0 है। तो 6 चीजों में से 4 चीजें पता चल गई। आपको यही तो नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड नहीं पता, और इसका डायरेक्शन नहीं पता। तो 6 चीजों में से 4 चीजें मिल गई, तो आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाना है ध्यान से देखो। अब पहले ये लिख लिया करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ हमेशा लिख लो, ताकि तुमको पता रहे कि किस 2 वेक्टर का सम क्या है, यानी ये इन दोनों वेक्टर सम का रिजल्टेंट है ये। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा है, नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसकी मैग्नीट्यूड वी नॉट है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, 3 v0। ठीक है, तो ये 3 v0 हो गया। डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया ये, है ना। अब यानी जो ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड होगा वही तीसरा वेक्टर होगा, तो ये हो गया ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड, ये हो गया ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड। तो यानी ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। देखो वेक्टर के हिसाब से देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऐड होगा, तो ये वाला वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें आपको यही तो नहीं पता, है ना, वर्टिकल से आप यही तो माने हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा मिल गया, तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा कि वर्टिकल से इतने डायरेक्शन पर हो गया, और मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे। इस ट्राइंगल से आप सिंपल tan थीटा कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाई ये हो जाएगा 3 v0 बाई v0। सही किया ना यार ये? हाँ ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, tan−1 3। इसका मतलब वर्टिकल से जो रेन ड्रॉप है उसका वर्टिकल से एंगल कितना है, tan−1 3। अरे बोलो ना भाई,
नहीं कर सकते। देखो देखो, वर्टिकल से मैंने थीटा माना है तो यही एंगल थीटा होगा। डायरेक्शन निकल गया, अब मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे ये बाबू, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ये रिजल्टेंट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 v0 square प्लस v0 square, दिस विल बी रूट अंडर 10 v0। आंसर। बोलो कितना आसान है। ट्रायंगल बनाओ और चीज़ों को आराम से कर लो। ट्रायंगल बनाइए और चीज़ों को मस्त निपटा लीजिए। देख लो देख लो देख लो, बहुत आसान होता है बाबू। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे आज। ये आदमी v1 के स्पीड से चल रहा था, तो इसने अपना छतरी ऊपर रखा है, इसका मतलब रेन ये है। रेन ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अब देखो ये चल रहा है, अगर ये रुका होता तो ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती, लेकिन ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी रेन की रिलेटिव वेलोसिटी। हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इस केस का। ठीक है, ये v1 जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। आपको रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ समय के बाद ये आदमी v2 के स्पीड से चलने लगा, एंड v2 इज ग्रेटर देन v1। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसको रेन, तो इसने छतरी अपना किसी एंगल पर रखा, इसका मतलब इसका जो रेन है वो अब किसी एंगल पर आ रहा है। मान लेते हैं ये एंगल जो है वो कुछ थीटा है। ठीक है, तो ये वाला जो अब दिख रहा है, ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ना। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक आदमी पहले v1 के स्पीड से चल रहा था, तो उसको उसको जो बारिश है वो ऊपर से वर्टिकली आता हुआ दिख रहा था। कुछ समय के बाद वो उसने अपना स्पीड बढ़ाया और किसी v2 स्पीड से चलने लगा, तो अब उसको रेन जो है वो किसी एंगल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे करोगे? चलो आराम से, टेंशन नहीं है। अभी भी आपको दो वेक्टर तो पता है। कौन कौन से वेक्टर पता है? देखो, ये पता है v1, दिस इज v1 हो गया, ये मैग्नीट्यूड v1 है, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये तो पता ही है कि ये वर्टिकली आ रहा है, तो ये भी आपको पता है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड कुछ दिया है क्या? रुको हम बुक में चेक कर लेते हैं। नहीं पता, बस डायरेक्शन पता है, तो हम मान लेते हैं कि नीचे गिर रहा है। तो यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वही तो रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, और ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाबू देखो, ये वाला जो चीज़ है ये कभी भी चेंज नहीं करता। डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज बाय द मोशन ऑफ द मैन।
क्योंकि ये वाला चीज मैन के मोशन पे डिपेंड ही नहीं करता। आप 10 के स्पीड से चलो या 10,000 के स्पीड से चलो, जो रेन की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ें कभी भी चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये इस वाले केस के लिए भी वेक्टर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी की वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, और वो कभी भी आदमी के मोशन पे डिपेंड नहीं करती है ना। आदमी के मोशन पे वो चीज़ कभी डिपेंड नहीं करता, तो ये वेक्टर फिक्स हो गया। हर केस में ये वाला वेक्टर ऐसा ही दिखना चाहिए। अब इधर आते हैं। अब आदमी की जो वेलोसिटी है वो कुछ v2 हो गई, ये v2 है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये वाला चीज़ फिक्स है, दिस इज फिक्स, एग्जैक्टली यही चीज़ होगा, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। है ना, यही चीज़ देखो यहाँ पे, एग्जैक्टली एकदम पैरेलल, ऐसा ऐसा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये तो आपको किसी एंगल पर आता हुआ दिख ही रहा है, तो ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। दिस इज VRM। ये एंगल आपको क्वेश्चन में थीटा दिया गया है। थीटा, ठीक है। हमको ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कैसे करोगे सोचो। मैंने दोनों केसेस के लिए ट्रायंगल बना दिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब आपको बस अप्लाई करना है। ये वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अगर हम यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे गिरा दें, तो मेरे हिसाब से अगर तुम देखो, तो मैंने दोनों ट्रायंगल्स को मिला दिया। देखो ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर का ये ट्रायंगल है, और ये पूरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड v1 हो जाएगी, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड v1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड टोटल v2 हो जाएगी। v2 ग्रेटर देन v1 भी है, इसलिए देखो वो बड़ा है और ये छोटा है। ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो ये वाला आप निकाल सकते हो, ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये लेंथ tan थीटा से, tan थीटा विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई ये लेंथ, इस लेंथ को कुछ y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस v1 बाई tan थीटा। ये थीटा नोन है, ये थीटा गिवन है, ये थीटा इस बार अननोन नहीं है, ये थीटा इस बार गिवन है, v2 माइनस v1 बाई tan थीटा। अब सोचो, तुमको ये चीज़ चाहिए बाबू, ये चीज़ चाहिए, कैसे निकालोगे, थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। सब काम हम कर दिए हैं, तुम बताओ, कमेंट करो अब कैसे करोगे। ये वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर, अरे निकल तो गया यार। ये देखो यहाँ, ये वेक्टर को अगर तुम लिखना चाहो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखना चाहो, तो ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस जैसा नहीं लग रहा, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला, इस वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है, देखो इसमें ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इन्हीं दोनों वेक्टर का तो ये रिजल्टेंट है। पहले तुमको इसका लेंथ नहीं पता था, लेकिन तुमने दोनों को कंबाइन किया तो तुमने इसका लेंथ निकाल लिया। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं v1 i कैप, और ये नेगेटिव साइड में है तो इसका लेंथ हो गया ये वाला, ये मैग्नीट्यूड है इसका v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई tan थीटा j कैप। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू
ग्राउंड हो गया। बस यही सब चीज़ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक दो टाइप के क्वेश्चंस और होंगे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। बस आपको ये फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके अलावा बाबू कुछ नहीं है। बस आपके पास ये पता होना चाहिए कौन कौन से वेलोसिटीज़ हैं। ये जो बोर्ड मैंने आपको पढ़ाया है ना यहाँ पे, ये वाला, है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द मैन, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ दिस इज अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द मैन, है ना, पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला जो है वो वी आर एम डिसाइड करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में छतरी रखते हैं, ये वाला चीज़, ये तीन मतलब जो वेक्टर ट्रायंगल बनेगा उन्हीं से चीज़ें निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसको फाइन वो रैप अप करेंगे। क्लियर है? एंड करें आज का क्लास। बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं बाबू, घर पर जाकर इन सारे प्रॉब्लम्स को पहले रफ कॉपी पे अच्छे से लिख लो, और बिना कुछ देखे सॉल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश करो। मेरे बनाने से नहीं आएगा, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बनाओ आराम से। अगले बार हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर रिवर बोट ट्राई करेंगे। रिवर बोट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसको भी देखेंगे, उसके क्या क्या चीज़ें हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।